So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। आज के टॉपिक देखते हैं PVTGS का है। अच्छा, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, ठीक है। प्रीलिम्स से स्पेसिफिक जो क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसके अलावा भी प्रीलिम्स से स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का भी अलग से कोर्स आएगा, साइंस टेक का कोर्स आएगा, एग्रीकल्चर का कोर्स आएगा, IR का कोर्स आएगा। ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेस आएंगे। अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं या फिर कॉम्प्रहेंसिवली आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है। सो PVTG के बारे में है, ये टॉपिक देख लेते हैं। पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है। माधव गडगिल चैंपियन ऑफ अर्थ मतलब ये अवार्ड है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। PM पोषण स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम इन न्यूज़, लॉन्गिविटी रिसर्च एंड AI इनोवेशन, इसमें AI का एप्लीकेशन एक टॉपिक बनता है, प्लस साइंस टेक का टॉपिक बनता है। ह्यूमन इवोल्यूशन ओरिजिन साइंस टेक का टॉपिक है। टू डिस्टिंक्ट होमिनिन स्पीसीज के ऊपर है, तो ये ह्यूमन इवोल्यूशन तो साइंस टेक और हिस्ट्री दोनों इसमें आ जाएगा। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम साइंस टेक का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू जुडिशियल इथिक्स पॉलिटी का टॉपिक है। वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट के ओवरव्यू देखेंगे, तो इसे हम इकोनॉमी के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ दैट विल बी देयर। कल आपकी कॉपीज़ जो है आकलन सीरीज़ के अंदर वो इवेलुएट हो गई हैं। 2-3 कॉपीज़ बची हुई हैं। प्लीज़ आप लोग जो भी आंसर मतलब जो आप कॉपी सेंड करते हो, प्लीज़ इंश्योर कि पेज नंबर प्रॉपर पड़े हो, क्योंकि देखो क्या होता है जब आप अपलोड करते हो और आप फोटो खींच रहे हो प्रॉपर सेव नहीं होता है तो रैंडमनेस पेज के अंदर रहती है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। पेज नंबर देखोगे तो कहीं भी इधर उधर रैंडम होगा तो आइडिया लग जाएगा पेपर पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग सीरियसली लें। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, जुडिशियल इथिक्स शुड बी द बेसिस फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। 10 नंबर पे लिखना है और इस पर डिटेल में मैंने डिस्कशन भी जो है आज जो पॉइंट्स हैं बेंगलोर प्रिंसिपल और बहुत सारे जो पॉलिटी के एडवांस कंटेंट आपको चाहिए होगा इस टॉपिक को लिखने के लिए, तो दैट इज़ देयर, ठीक है। आप अपने आंसर का इवेल्युएशन करा सकते हैं। आप ज्वाइन करो आकलन प्लस, इसके लिए सौरभ पांडे CSE ऐप जो है इसको डाउनलोड करना। ये आपका नंबर है, कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF आपको अवेलेबल रहेगा। सक्सेस बैच आप लोग जरूर से हिस्सा बने, इसमें पूरा लास्ट में डिस्कस भी करूँगा। NCERT मैपिंग, एडवांस बुक्स, PIB का मतलब पूरा कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव चीज़ है। जितना भी प्रीलिम्स के लिए चाहिए स्टैटिक और करंट अफेयर इसमें इंक्लूडेड आपका है, ठीक है। तो इसका हिस्सा आपको ज़रूर से ज़रूर बनना है। हर चीज़ एक ही कोर्स के अंदर है। ऑफ़र आप लोग देख लेना, अगर एक्टिव है तो उस ऑफ़र का बेनिफिट आप जरूर से उठाना। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का जो 10th और 11th टेस्ट मतलब मंडे को शेड्यूल्ड है। इस बार का जो सिलेबस है उसमें हिस्ट्री और अप टू सेट 10 नया सेट 10 भी आज अपलोड हो जाएगा। सेट 10 तक आपका मटेरियल आपको मिलेगा, तो सेट 10 तक का मटेरियल प्लस हिस्ट्री ये आपका सिलेबस है जो नया टेस्ट आएगा। और इससे पहले जो टेस्ट है उसका सेट 9 तक आपका प्लस पॉलिटी, ठीक है। तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स दोनों चीज़ें इसमें चल रही हैं, तो आप लोग पढ़ते जाओ। जो स्टडी मटेरियल इसमें मिल रहा है बहुत अल्टीमेट है, तो उसको भी गो थ्रू होना है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये PVTGs डेवलपमेंट के ऊपर है। देखो ये इस पर मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे ना, माइंड मैप्स है, पूरा का पूरा कंटेंट आपका एक पेज के अंदर आ जाएगा। और इस चीज़ को मैं काम कर रहा हूँ आपके जैसे जो डिटेल्ड स्लाइड्स तो हैं ही, मतलब वो तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन रिवीजन के लिए फटाफट हो जाएगा कोई भी टॉपिक का। तो इसमें जो 2 साल का कंटेंट मैं आपको जैसे प्रहार बैच में दे रहा हूँ उस पर भी मैं आपको दूंगा। और जो भी कंटेंट मैं आपको दे सकूं जिसके माध्यम से आपका मतलब तुरंत जो है रिवीजन हो सके, वो आपके लिए हेल्प होता है। मतलब जनरली लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पेजेस आपको चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, है ना, थॉट प्रोसेस है। बट आप देख आज का टाइम टेक्नोलॉजी का है जिसके माध्यम से आप अपने कंटेंट को टू द पॉइंट कर सकते हैं। हाँ, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग के बिना टू द पॉइंट कंटेंट इतना काम का नहीं आएगा। तो PVTGs के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है तो इन्हें काफ़ी सारे चैलेंजेस जो है फेस करना पड़ता है। और लाइक इनका रिकॉग्नाइज भी किया गया था देभार कमीशन 1960-61 के अंदर। अगर जो नॉर्मल शेड्यूल ट्राइब है और उनसे अगर कंपेयर किया जाए जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है ना, तो ये मतलब इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज में है, बहुत ही बैकवर्ड आप कह सकते हैं। तो इनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, साथ में इनकी नीड को कैसे मीट किया जाए, इनको आगे कैसे लेकर आया जाए, इनके लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे जो है आगे बढ़ाया जाए, तो ये चीज़ जो है सरकारें फोकस भी कर रही हैं। तो गवर्नमेंट इनके लिविंग स्टैंडर्ड पे फोकस कर रही है। अब देभार कमीशन जो है 1960-61 में इसने रिकमेंड भी किया था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के बारे में। इसको रीनेम किया गया था PVTGs के कंटेक्स्ट में। एंड यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है कि विद इन ट्राइबल कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं। मतलब अगर आप ओवरऑल सोसाइटी से कंपेयर करोगे तब तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं।
अगर विद इन ट्राइबल कम्युनिटी भी अगर कंपेयर करोगे तो सर्टेन ट्राइबल ग्रुप्स आगे बढ़ गए हैं, लेकिन बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके आपस में भी बहुत इनइक्वालिटीज़ है। तो उसको कैसे दूर किया जाए ये है। तो यहाँ पे अभी भी प्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, लिटरेसी लेवल भी आप कह सकते हैं अच्छा नहीं है, पॉपुलेशन साइज़ भी बहुत कम है, टेक्नोलॉजी सिंपल टेक्नोलॉजी का यूज़ या टेक्नोलॉजी का ना भी यूज़ है, और लगभग 75 कम्युनिटीज़ हैं। मेनली इनके कल्चर को कैसे हम प्रोटेक्ट करें। देखो यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई भी जो आपका आप कह सकते हैं कि सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर हम कल्चर को प्रोटेक्ट कैसे करें उसको हमें देखना है। क्योंकि देखो कल्चर ही एक वे ऑफ लाइफ में डाइवर्सिफिकेशन शो करता है। अगर हम एकरूपता की तरफ जाते हैं तो शायद हम कल्चर इवोल्यूशन को कहीं ना कहीं जो है खो देंगे। क्योंकि जो वे ऑफ लाइफ है, आप क्या पहनते हो, आप क्या खाते हो, ये सब चीज़ें क्या है, मतलब वो कल्चर का हिस्सा है। आपका जो वे ऑफ लाइफ वही कल्चर का हिस्सा बनता है। अगर वे ऑफ लाइफ यूनिफॉर्म होती है तो कल्चर इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी यूनिफॉर्म, और इससे जो कल्चर का इवोल्यूशन है वो आपका अफेक्ट होगा। सामाजिक डाइवर्सिटी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें, और साथ में उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखें, जिससे कल्चरल इवोल्यूशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल आपका इंपॉर्टेंस बन जाता है। तो मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशन को हमें बैलेंस करके चलना है। कल्चर पार्ट के कंटेक्स्ट में पीवीटीजीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, उनको अपलिफ्ट करना है, उनको मतलब हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ देनी है जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है ऊपर हो सके। अब देखो ये पूरा का पूरा कंटेंट, ये मेहनत का काम, अब ये उन्हीं को मिलेगा जो प्रहार बैच का हिस्सा है ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सब पॉइंट्स डिटेल्ड भी हैं, तो डिटेल्ड आप चाहो तो रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसी को अगर मैंने अभी आपको इसके माध्यम से थोड़ा सैंपल देने का प्रयास किया कि अगर आप इससे रीड करोगे तो आपके लिए कितना आसान है चीज़ें, मतलब फटाफट आप रिवाइज कर लोगे। वीडियो लेक्चर एक बार देख लेना और इन्हीं को रिवाइज कर लेना, इससे आपका हो जाएगा। अब मैं इसी पे काम कर रहा हूँ कि जो प्रीलिम्स से स्पेसिफिक हो या जो भी कंटेंट है, मैं आपको पूरा डिटेल मैंने कई बार बताया, वो आपको प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में चीज़ें ऐसे अवेलेबल जो है वो रहे। ठीक है, तो ये आप देख लो, यही सारा कंटेंट है जो कि डिटेल्ड है, इसका डिटेल्ड पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा। माधव गडगिल जो है उन्हें चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये ऑनर किया गया है, अवार्डेड द चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। उनका जो कंट्रीब्यूशन है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के कंटेक्स्ट में, उस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल आप कह सकते हैं एक्लॉर्ड या आप प्राइज़ के रूप में से कंसीडर कर सकते हैं। एंड गडगिल जो है ओनली इंडियन रिसिपिएंट है अगर देखा जाए। उन्होंने काफ़ी सारे मतलब रोल भी प्ले किया। और देखो यूपीएससी यहाँ पे माधव गडगिल जो रिपोर्ट है उस पर प्रश्न आपका पूछ सकती है, पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल उनका, उसको उन्होंने चेयर भी किया था। उन्होंने रिकमेंडेशंस काफ़ी सारी दी थी कि किस तरीके से हम अपने डेवलपमेंट मतलब इकोलॉजी और इकोनॉमी को बैलेंस करके चलें, उस पर फोकस भी किया गया था। और एंटायर वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करना चाहिए, बट हम तैयार नहीं, क्योंकि हमें ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की तरफ जो है वो जाना है। साथ में जो वेस्टर्न घाट उनको 3 इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में डिवाइड करना है फॉर बेटर मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन, ये भी एक है। तो ये भी एक प्रपोजल है। बट अब जैसे मैंने आपको कहा कि कई सारी स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ को अपोज किया। उनका मानना है कि इससे काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड, वो आपकी अफेक्ट होंगी। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन है ना, तो इसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये इंडिविजुअल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑनर किया जाता है फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंट के प्रोटेक्ट करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो कोई इंडिविजुअल या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और यहाँ मेनली क्या है कि जो प्लैनेट को हम कैसे हेल्दियर लेकर जाएं, फिर उसके बाद इसमें कई सारे क्राइटेरियाज आपके रहते हैं, क्या इनोवेशन सॉल्यूशन उन्होंने दिए हैं, कई एनवायरमेंटल चैलेंजेस के कंटेक्स्ट में उनकी सोच क्या है। और ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट जो प्रोग्राम है उसका इनिशिएटिव के अंडर ये अवार्ड आता है। ये अवार्ड आपका 2005 से आपका दिया जाता है। बस इतने फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, सब मैंने इंक्लूड कर लिया। पीएम पोषण स्कीम देख लेते हैं। देखो अगर सेशन आप देखते हैं तो लाइक बटन आप जरूर से प्रेस करें, उसमें आलस नहीं करना है, इतना एफर्ट होता है। और देखो ये आज ही के सेशंस हैं और कंटेंट ऐसा है कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खाली बैठ के वीडियो देखना और पीडीएफ से रीड कर सकते हो। पीएम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा पोषण से रिलेटेड है, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है। तो न्यूट्रिशनल मील्स जो है स्कूल चिल्ड्रंस को प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि उनका, क्योंकि अगर हेल्दी रहेंगे तो उनका हेल्थ और एजुकेशनल आउटकम बेटर होगा। जो बच्चे प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में हैं भारत के अक्रॉस इंडिया, उनको फोकस किया गया है। प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़,
है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ के कोलैबोरेशन के साथ जो ये प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है। और ये इनिशिएटिव है फंड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें मेन एम क्या है कि बच्चों का इनरोलमेंट है और स्कूल में अटेंडेंस कैसे इम्प्रूव किया जा सके, और कैसे जो बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। तो ये पीएम पोषण स्कीम के अंदर है, तो ये माइंड मैप से आप फटाफट रीड कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, रिसर्चर्स डेवलप्ड एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म टू रैपिडली फाइंड एज डिफाइंग मॉलिक्यूल्स। अब देखो इसमें क्या प्रश्न आपके लिए बन सकता है। पहली चीज़ जो आपके लिए फ्रेम होती है वो इसमें एक एस्पेक्ट जो बहुत मैटर करता है वो ये है कि जो एप्लीकेशन है, ठीक है, एआई का जो एप्लीकेशन है वो एक पॉइंट आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एआई का एप्लीकेशन, तो इसमें आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं, ये है। साथ में इसमें जो चीज़ें पूछी हैं, जैसे आपसे पूछा जाए एज एक्सटेंड करके रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है। तो लगातार देखो रिसर्च चल रही है। अब इसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे, मतलब जैसे इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली ने डेवलप किया, एज एक्सटेंड करके जो है डेवलप किया। अब ये एआई टूल है जो कि ये देखेगा कि जो सर्टेन मॉलिक्यूल्स जिसके माध्यम से हेल्दी एजिंग को जो है प्रमोट किया जा सके, ठीक है, जो हेल्दी एजिंग है उसको जो है प्रमोट किया जा सके। 2 ईयर पीरियड की बात करें, मोर देन 1.5 बिलियन कंपाउंड्स जो है वो स्क्रीन किए। मतलब देखो जनरली कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के मतलब माध्यम से जो एआई बेस्ड टूल है उसके माध्यम से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनको एनालाइज करना, और उसके बाद ऐसे मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करना जो कि आप कह सकते हो कि जो हेल्दी एजिंग के लिए हेल्प कर सकता है, या फिर कहीं ना कहीं जो मेडिसिन का एक है कि कैसे इंसानों की लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इसका प्रयास है। तो आपको बस यही आपको ध्यान रखना है कि जो ये एआई टूल है इसके माध्यम से एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है, और कौन ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कंटेंट है जो कि हेल्प कर सकता है इस उद्देश्य के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, सौराष्ट्र फॉसिल्स से अर्ली ह्यूमंस डिडंट स्टिक टू कोस्ट एज दे माइग्रेटेड। तो ये एक टॉपिक आपके लिए बनता है। इसमें कोई मेंस का प्रश्न तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन हाँ प्रीलिम्स का प्रश्न उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि देखो जनरली हम ये मानते हैं कि इंसान जो है अफ्रीका से आए हैं, होमोसेपियन इवॉल्व इन अफ्रीका, और फिर वो उन्होंने ग्लोबली माइग्रेट किया है। माइटोकॉन्ड्रियल स्टडी मतलब जो सेल है हमारा, हर जो जीव है, ये इंसान है, उनके अंदर सेल्स जो मौजूद होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलता है, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है उसकी स्टडी के बेसिस में सर्टेन जो ह्यूमन माइग्रेशन के पैटर्न को जो है आपका हाईलाइट किया गया। तो इसमें कोस्टल डिस्पर्जन थ्योरी है। इसमें कहा गया कि देखो जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो कोस्टल रूट के अलॉन्ग उन्होंने माइग्रेट किया था। जैसे जो ट्रॉपिकल रीजन, मतलब ट्रॉपिकल रीजन आप सभी को पता है कि जैसे मान लो जो इक्वेटर है 23.5 नॉर्थ और साउथ में, अगर आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, तो यहाँ पे क्या है कि उसमें अगर आप देखोगे तो अर्ली जो ह्यूमन है दे माइग्रेटेड अलॉन्ग द कोस्टल रूट्स के अलॉन्ग उन्होंने माइग्रेट किया। अब जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है इन इंडिया कॉन्ट्रडिक्ट्स द कोस्टल माइग्रेशन मॉडल, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है भारत की अगर बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है, मतलब कि अलॉन्ग द कोस्टल रूट माइग्रेट नहीं किए हैं, उनकी अलग थॉट प्रोसेस है। एंड है ना, कोस्टल माइग्रेशन मॉडल शोइंग इनलैंड साइट्स इंस्टेड, मतलब इनलैंड इनसाइड मतलब विद इन द कंट्री जो है वो माइग्रेशन जो है वो देखने को मिला, रादर देन कोस्टल रूट में लोग माइग्रेट किए। तो इस पर देखो कई सारी स्टडी की गई, जैसे ओरांग असली पीपल जो है उनको स्टडी किया एंशियंट रिमेन जापान में तो वो भी कोस्टल माइग्रेशन को सपोर्ट आपका करता है। बट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें, मान लो कोई स्ट्रक्चर कुछ चीज़ मिलती है उसकी अगर आप बात करते हो तो उसमें ये सपोर्ट नहीं है। तो इनलैंड डिस्पर्सल मॉडल की अगर बात करें तो कुछ जो भी आपके हिस्टोरियंस हैं, साइंटिस्ट, उनका मानना है कि जो ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं उन्होंने टेरेस्ट्रियल रूट लिया था, मतलब वो ज़मीन के रास्ते गए थे। कोस्टल थ्योरी कहती है कि वो किनारे किनारे समुद्र के रास्ते जो है और जगह गए थे। तो ये दो अलग अलग थ्योरी जो है वो रखी गई है। अब इसमें देखो स्टडी भी की गई है। अब इसमें जो ह्यूमन लाइफ सौराष्ट्र में किस तरीके से है उस पर नई चीज़ें सामने आई हैं। अब इसमें कुछ जैसे रिवर बेसिन है, अभी आपको ध्यान में रखना, जैसे जो बादर है, अजी रिवर बेसिन है, आपसे पूछा कहाँ, तो सौराष्ट्र के अंदर ये लोकेटेड है। तो इसमें कई चीज़ें बताई गई हैं कि इसके मतलब जो भी रिमेन्स है और उन सबको स्टडी करते हुए मतलब हाईलाइट किया गया है जो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं कि जो ह्यूमन है वो क्या कोस्टल रूट फॉलो किया था, या वो अंदर की तरफ जो टेरेस्ट्रियल रूट है
मतलब विद इन द कंट्री जो है उन्होंने वैसे माइग्रेट किया था कि नहीं। तो ये चीज़ आपकी लगातार हाईलाइट भी की जा रही है। अब इसमें कुछ ऐसे टूल्स हैं जैसे एब्सेंस ऑफ लेट पैलियोलिथिक टूल्स challenges the long held coastal migration theory and our ancestors likely move inland expanding their presence across the। तो जैसे अब जैसे मान लो इफ़ दे आर मूविंग, अगर कोस्टल रूट में है तो उनका एक पैटर्न होगा, सर्टेन टूल्स अगर वो यूज़ करते हैं, उनका रहने का पैटर्न एक पर्टिकुलर तरीके का होगा। अगर वो प्रेजेंट है तो उस बेसिस में जो सपोर्ट है वो कोस्टल माइग्रेशन को मिलता है। लेकिन अभी ज़्यादातर जो एविडेंसेस हैं दे आर मोर फोकस्ड की जो इंडियन विद इन द इंडियन अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ जो माइग्रेशन है वो देखने को जो है वो मिला है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको बस ध्यान में आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं टू होमिनिन, होमिनिन मतलब लाइक ह्यूमन स्पीसीज। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। देखो माइंड मैप से कितना आसानी से मैं आपको कराता हूँ। तो यहाँ पे अभी अभी फिलहाल के लिए फॉसिल मिला है इन केन्या। अब इसमें दो जो है एविडेंस मिले, एक होमो इरेक्टस और एक पैरेंथ्रोपस बॉसिया। ये आप कह सकते हो होमिनिन्स, मतलब ह्यूमन लाइक आप कुछ जो है आप स्पीसीज थे। और इसमें आपका नियर अ लेक केन्या के अंदर ये कुछ एविडेंसेस आपके मिले हैं। अब जो होमो इरेक्टस है इसमें ये टूल बना सकते थे, टूल मेकिंग एबिलिटी थी। एनवायरनमेंट में हमने आपको अडॉप्ट किया। जो पैरेंथ्रोपस बोसियाई की बात करें, हर्बीवोर्स हैं, मतलब ये एक तरीके से स्पेशलाइज्ड इनका दांत और वो सब ऐसा हो गया था कि वो जो वेजिटेशन है उसको कंज्यूम करते थे, जो पेड़ पौधे हैं उनको कंज्यूम करते थे, और उनका जो जॉ है, मसल्स है, उसका अलग तरीके से जो है डेवलपमेंट हुआ। डाइटरी डिफरेंस है, इरेक्टस जैसे मीट डाइट था, और जो ये बोसियाई है प्लांट बेस्ड डाइट है। और जो आपके इरेक्टस है वो अपराइट वॉक करते थे, और जो ये आपके बोसियाई है उनका है ना, तो ये आप कह सकते हो डाइवर्जेंट बॉडी स्ट्रक्चर था। बिहेवियर की बात करें तो मतलब जो चलने की स्पीड है या सोशल बिहेवियर उसमें वेरिएशन आपका हुआ है। और फिर उसके बाद क्या है कि बहुत सारे लेवल पे जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर मैं लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट, तो यहाँ पे इकोलॉजिकल इंटरेक्शन तो डिस्कवरी में ये भी कहा गया कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन है कि कैसे बहुत सारी मल्टीपल स्पीसीज भी को एग्जिस्ट कर सकती हैं और सेम इकोसिस्टम के विद इन, और उसमें भी उनका इंटरेक्शन जो है हो सकता है। तो मतलब कुल मिला के स्टडी करना जो है स्टडी को देखना कि जैसे एक तरफ एक स्पीसीज थी ह्यूमन की, वो कैसे नेचर के साथ एडजस्ट कर रही थी, दूसरी कैसे एडजस्ट कर सकती है, ह्यूमन बिहेवियर चेंजिंग एनवायरनमेंट में किस तरीके से था। तो इससे रिलेटेड जो स्टडी है वो सामने आपकी आई है। ठीक है, तो ये देखो पूरा पीडीएफ है, आप गो थ्रू हो सकते हो। ठीक है, और इसके बाद ये माइंड मैप है, एक माइंड मैप से फटाफट आपका रिवाइज हो जाए। मेरा सभी से कहना है कि देखो आप लोग अगर सेशन देखते हैं तो एक ना एक जहाँ भी आपके कलीग हैं जो हैं जानकार जो भी हैं, तो उनसे एक जरूर से सेशन के बारे में शेयर करो। चैनल का ग्रोथ हो तो ये चीज़ें आपकी कंटिन्यू रहेगी, खासतौर से 26 की जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सस्टेनेबल हो। अब ये भी जरूरी है कि चीज़ें चलती रहें। अगर चलेंगी ही नहीं, अगर आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे तो फिर आपको पता है कि फिर इसको कैरी करना कितना मुश्किल होगा। यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। ठीक है, तो ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। जहाँ भी आपको मौका मिलता है सेशन को आप शेयर करें, लाइक करें, क्वेश्चन पूछा जाता है उसको कमेंट करें। ये आपके फ्यूचर के लिए भी सही है, क्योंकि देखो आप चाहो तो पूरे यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, ऐसे कंटेंट बना के कोई देता नहीं है, और यूपीएससी रेलिवेंट कोई कंटेंट देता नहीं है, कोई फ्री का नहीं देता है। अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हो और अगर आपको डाउट है तो आप जाके कहीं भी चेक कर सकते हो। मतलब जो सीरियस स्टूडेंट है दे विल अंडरस्टैंड कि कंटेंट यूपीएससी के लिए रेलिवेंट क्या है, और वैसा जो नॉर्मल कंटेंट होता है जो खाली न्यूज़पेपर का होता है वो किस तरीके से है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। माउंट स्पर की बात किया जाए तो ये आपका अलास्का रीजन के अंदर लोकेटेड है, और ये हिस्सा है आपका एल्यूशियन रेंज का। ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि ये क्यों यहाँ पे वॉल्केनिक रेंज है, तो आपको याद रखना यहाँ एल्यूशियन रेंज है। टेक्टोनिक प्लेट इंटरेक्शन, मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, प्लेट्स आप सभी को पता होगा कि जो अर्थ है डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है, और उनका इंटरेक्शन जहाँ पे होगा तो अगेन देयर इज अ चांस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। ये कई बार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट अभी यहाँ पे खाली आपको जो मतलब माउंट स्पर है उसके बारे में जानना है, कहाँ लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसरो के रोड मैप के ऊपर ये एक टॉपिक है। अब देखना इसका पूरा आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल को जो भी कंटेंट है इसको हम माइंड मैप से कितना जल्दी से आसानी से रिवाइज कर लेंगे। देखो ये अगर आप वो दिख रहा होगा माइंड मैप तो देख लेना एक बार, थोड़ा शॉर्ट दिख रहा होगा लेकिन आप ये देखना कितना अच्छा तरीके से आप कर सकते हो। तो एक तो आपको ये ध्यान में रखना कि हम नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। ये भी है हम रीयूजेबल रॉकेट्स की, क्योंकि देखो रॉकेट्स का रीयूजेबल रॉकेट्स का मतलब उस रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जो रॉकेट्स हैं अगर आप बात करोगे तो वो रॉकेट्स को बनाना, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है,
अब आप कार लेके जा रहे हो, आप कार में फ्यूल प्रेजेंट है तो वो कार आपको छोड़ देगी, फिर वापस आ जाएगी। अब ऐसा नहीं आपको नई कार बनानी है। अब सपोज ऐसा हो कि कार आपको लेकर गई, या फिर आपको नई कार लेनी, आप सोचो कितना कॉस्टली होगा। इस तरीके से रॉकेट्स अगर एक बार गई और अगर वो रीयूजेबल हैं तो उसको दोबारा से यूज़ किया जाएगा, थोड़े बहुत चेंजेस किए, फ्यूल डाला और दोबारा से लॉन्च किया, तो इससे कॉस्ट बहुत बचेगा, और प्लस वो जो उसको बनाने में चीज़ें लगती हैं उसका रिडक्शन होगा। फ्यूचर के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी का काफ़ी अधिक आप कह सकते हैं कि इन्हांसमेंट डेवलपमेंट होना है, तो उस कंसिडरेशन में रियूजेबल रॉकेट का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो 1960 से इसरो रोड मैप की बात करें तो है ना, हम लोग फोकस भी कर रहे हैं। गगनयान मिशन है जिसमें हम क्रू मेंबर्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में सेंड करना चाहते हैं, अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं, अपना प्रेजेंस स्पेस के अंदर बढ़ाना चाहते हैं। और एक लॉजिक मैंने और अभी आपको दिया है कि अगर बदलाव होता है, सपोज करो 2032 के बाद से नई ट्रीटी आती है और ट्रीटी में जो ग्लोबल कॉमन की डेफिनेशन बदल जाए। अभी तो ये है कि स्पेस किसी का बिलोंग नहीं करता, किसी का जुरिडिक्शन वहाँ नहीं, लेकिन आप देखोगे कि सारे देश अपना अपना स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, हम भी अपना प्लान कर रहे हैं स्पेस स्टेशन का। तो जहाँ पे आपका स्पेस स्टेशन है, आपका जहाँ पे भी आपने मार्क कर रखा एरिया, वो हो सकता है बाद में वो आपकी टेरिटरी जो है वो बन जाए, और आपकी सोवेनिटी और आपकी टेरिटरी बियॉन्ड अर्थ जो है वो कंसिडर हो जाए। तो उस कंसिडरेशन में भी हमें स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना मैटर करता है, अपने प्रेजेंस को वहाँ पे इंश्योर करने के लिए। प्लस जो रिसोर्सेस है, मान लो एस्टेरॉइड से रिसोर्सेस हम लेना चाहते हैं, हम मून में हीलियम मौजूद है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। ये स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं, उस कंसिडरेशन में भी स्पेस टेक्नोलॉजी मैटर करती है। तो यहाँ पे हमने कई सारी ह्यूमन सेंट्रिक स्पेस टेक्नोलॉजी पे वर्क किया है। और जो लिफ्ट कैपेबिलिटी की, जो रॉकेट कितना वजन उठा के ले जा सकता है, तो भी हम हाई लेवल उसको भी करना चाहते हैं जो जैसे LVM-3 है आपकी, जो लॉन्च व्हीकल है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी की तरफ हम इस पर भी वर्क कर रहे हैं। फिर उसके बाद कॉस्ट सेविंग, जो फ्यूल एफिशिएंसी और इन सब पर भी, और इसमें भी NGLV जो है डेवलपमेंट फेस 8 ईयर्स हैं, तो 2 LVM-3 रॉकेट्स हमने डेवलप किए हैं। और जैसे LVM-3 इज़ मेनली जो हैवी जो पेलोड्स हैं उनको कैरी कर सकता है, और जैसे फाल्कन 9 है आपका स्पेस एक्स का है। अब इसमें मेनली रॉकेट्स और इनका डेवलपमेंट कैसे करें, फॉरेन एंटिटीज़ के साथ कैसे कोलैबोरेट करें, ये भी सब चीज़ें फोकस किया गया है। तो यहाँ पे NGLV लाइक रॉकेट्स मल्टीपल हम कैसे डेवलप करें, और प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के माध्यम से हम अपनी जो स्पेस एक्टिविटी में एक आप कह सकते हैं रिसोर्स का डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें, अब ये फटाफट आप ये तो पॉइंट्स से भी रिवाइज कर लोगे, और माइंड मैप से भी फटाफट आप जो है रिवाइज कर लोगे, एक पेज के अंदर आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द कोड ऑफ कंडक्ट नीड टू फॉलो, द कोड ऑफ कंडक्ट जजेस नीड टू फॉलो। अब इसमें आप देखेंगे कि एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए। अब क्या दिए हैं क्या नहीं दिए वो मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, हमारा डिस्कशन होगा दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ अ जुडिशियल एथिक्स। ये बहुत मैटर करता है। ARC रिपोर्ट आपके लिए करना बहुत जरूरी है, मैं कोर्स अभी डाल दूंगा। ARC रिपोर्ट अगर आपने कर ली तो ठीक है, नहीं की है तो प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, मेंस के लिए GS2-3 के लिए बहुत हेल्पफुल आपके लिए, काफ़ी सारा सिलेबस है। जैसे सोशल कैपिटल के जो प्रश्न आए थे, वहाँ पे जो सोशल कैपिटल के नाम से एक रिपोर्ट है, वहाँ से जो है आप कह सकते हो कि ARC रिपोर्ट आपकी वहाँ से प्रश्न जो है वो लिया गया। अब देखो जुडिशियल इथिक्स की बात करें तो ये मतलब बहुत मैटर करता है। ठीक है, अच्छा जब आप इथिक्स शब्द यूज़ करते हैं, ठीक है, इथिक्स का एक अलग से कोर्स भी है, आप चाहो तो उसको कर लेना, नोट्स भी प्रॉपर है और पूरे वीडियो लेक्चर्स हैं आपके आप उसको गो थ्रू हो जाना। सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है। तो जो देखो जुडिशियल इथिक्स मतलब इथिक्स क्या है, किसी के एक्शन को सर्टेन प्रिंसिपल के बेसिस पे सही है गलत डिसाइड करना, वो इथिक्स है। जुडिशियल की अगर इथिक्स की बात करें तो वो बहुत मैटर करता है कि आपका का जो कंडक्ट है, एक्शन है, वो सही है गलत, तो उसमें सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, उस बेसिस पे आपका एक्शन सही है गलत होगा, तो वो जुडिशियल इथिक्स के अंदर होगा। तो जुडिशरी फेयर रहे, इम्पार्शियल रहे, ट्रस्ट बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और जो जजेस के द्वारा कही गई चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप हम जैसे बातें कर सकते हैं, वैसे जजेस को अलाउड नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो फेवरेटिज्म या कुछ इंक्लिनेशन, आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन किधर भी अगर वो शो करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो जुडिशरी पर ट्रस्ट है वो आपका अफेक्ट कहीं ना कहीं होगा। दीज प्रिंसिपल जजेस गाइड जजेस इन देयर कंडक्ट, मतलब कि जो कहीं ना कहीं लीगल सिस्टम है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए जुडिशियल इथिक्स बहुत मैटर करते हैं। अब इसमें पहला पब्लिक एक्सेप्टेंस बहुत मैटर करती है, और जो इंटीग्रिटी है वो, तो ये लाइन आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एक तरफ आपका पब्लिक एक्सेप्टेंस है, दूसरा जुडिशरी की इंटीग्रेसी है। तो जुडिशियल इथिक्स अगर फॉलो होती है तो ये दो चीज़ें होती हैं।
जुडिशियल इथिक्स के कंटेक्स्ट में आपका जो लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ता है, जुडिशरी की जो सर्टन प्रिंसिपल्स इंक्लिनेशंस हैं वो इंश्योर होती है, कमिटमेंट है सर्टन वैल्यू सिस्टम के प्रति, और इससे जो जस्टिस के प्रति ट्रस्ट है वो आपका डेवलप आपका होता है। तो जुडिशरी जो है कई सारे जो कोडिफाइड इथिकल स्टैंडर्ड्स उसने फॉलो किए, जैसे रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जुडिशियल लाइफ जो कि अडॉप्ट किया गया था मई 7 1997 में। उससे भी कई चीज़ें कि कौन से जज को क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ चीज़ें जैसे एनी एक्ट बाय जज वेदर इन ऑफिशियल और पर्सनल कैपेसिटी दैट अंडरमाइन दिस परसेप्शन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ऐसा कोई भी एक्ट जिससे कि जो जजेस से रिलेटेड परसेप्शन को नेगेटिव कर सकता है तो नहीं करना चाहिए। जजेस जो है पब्लिक इमेज के बारे में अवेयर होना चाहिए। देखो वो बात ठीक है क्या हम उसको फेवर करें या अपोज करें या जो भी करें, लेकिन एक परसेप्शन माइंड के अंदर जजेस के प्रति है, उस परसेप्शन को हमें शेप करना पड़ेगा। अब आप मान लो कि उस परसेप्शन को भी आप कहो कि हमारी फ्रीडम है, हम किसी पॉलिटिशियन के साथ जा रहे हैं या किसी पॉलिटिशियन के साथ घूम रहे हैं और स्टिल वी आर थिंकिंग कि ठीक है कि जो लोग हैं वो आपका जो है पॉजिटिव सोचे, तो उतनी मेच्योरिटी में भी ना हो सकता है कि जब आपका पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन भी आप करना चाहो और मान लो पॉलिटिशियन से आप मिल भी रहे हो और उसके पीछे एक अलग ऑब्जेक्टिव हो या कोई भी ऑब्जेक्टिव ना हो, नॉर्मल स्थिति हो, लेकिन यहाँ ये देखना है कि कैसे जो जजेस हैं वो अपनी इमेज को कैसे शेप करते हैं, क्योंकि उनके एक्शन एक्टिविटी के बेसिस पर ही जो ट्रस्ट है जुडिशरी पर वो मेंटेन आपका रहेगा। पीपल का जो फेथ है जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी पे वो आपका बना रहेगा। एक इसमें बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट है 2002 के अंदर ये आपका था। तो ये क्या है कि जजेस मस्ट इंश्योर देयर कंडक्ट इनहेंस, ऐसे उनके एक्शन होने चाहिए जिससे कि जुडिशरी पे जो कॉन्फिडेंस वो बढ़े। राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की गई, तो जजेस जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ, जजेस आर इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, लाइक है ना, ऑल दो दे हैव टू अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ देयर ऑफिस, अपने ऑफिस की डिग्निटी मेंटेन करना है। जजेस जो है रिकॉग्नाइज करें, अप्रिशिएट करें समाज के अंदर जो डाइवर्सिटी है और सब इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट करें, ये भी है। तो ये सब बेंगलोर प्रिंसिपल के अंदर है। तो यहाँ पे जरूरी क्या है कि जो भी इथिकल स्टैंडर्ड्स उस पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फिर एक्टिव इंगेजमेंट जो कम्युनिटी है दैट कैन ऑल्सो ब्लॉस्टर पब्लिक ट्रस्ट, अगर है ना, तो अगर बहुत ज़्यादा कम्युनिटी के साथ मतलब जैसा मान लो जजेस हर जगह पहुंच रहे हैं छोटे छोटे फंक्शन में और फिर चीज़ें बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक ट्रस्ट को अफेक्ट करेगा। और क्लियर प्रोसीजर है, इथिकल ब्रीच अगर होता है तो उसमें क्लियर प्रोसीजर होना चाहिए कि ऐसा कोई भी जज अगर करते हैं तो उनके मतलब जो भी स्टेप्स लेना है तो वो भी जो है लिया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सोलर शेयर ऑफ द सोलर एनर्जी की बात की गई है। तो ये थोड़े फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ये सोलर एनर्जी के कंटेक्स्ट में जैसे एक रिपोर्ट है तो वो आपसे प्रश्न बिल्कुल इसमें फ्रेम हो सकता है। सो जो ग्लोबल कैपेसिटी है इंक्रीज हुई है फ्रॉम 1.22 गीगावाट से 1419 गीगावाट तक बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी सोलर कैपेसिटी बढ़ा भी रहे हैं। सोलर कैपेसिटी जो है इट रिप्रेजेंट 75% ऑफ ऑल रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन। अब जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, अब आपसे देखो ये प्रश्न आ सकता है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं अब, है ना, जैसे टेक्नोलॉजीज नई सोलर टेक्नोलॉजी, एक तो क्वांटम डॉट्स है, डॉट सोलर सेल्स है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो सोलर सेल्स बनाए गए हैं खासतौर से क्वांटम डॉट, अभी अलग से टेक्नोलॉजी मैं कभी अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेल्फ हीलिंग पैनल, सोलर पावर्ड फाइटो माइनिंग व बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पीवीज रिसाइकलिंग इनिशिएटिव, तो ये सब एसोसिएटेड है सोलर टेक्नोलॉजी से। तो सेल्फ हीलिंग पैनल्स मतलब खुद ही अपने आप मेंटेन हो जाती हैं और लाइफ स्पैन उनका बढ़ जाता है। सोलर पावर्ड फाइटो माइनिंग, फाइटो मतलब प्लांट से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि जो प्लांट्स का यूज़ करके और फिर मेटल का एक्सट्रैक्शन करना और वो है ना, उसके बाद बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पीवी, जो सोलर पैनल्स हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, लाइट ईजिली पास हो। और रिसाइकलिंग इनिशिएटिव भी है कि बहुत सारा जो सोलर पैनल उससे जो चीज़ें वेस्ट आ रही है उसको रिसाइकिल करके रीयूज़ किया जा सके, तो ये सब टेक्नोलॉजी के अंदर है। अब ये क्या है, जो यूटिलिटी स्केल सोलर पीवी कॉस्ट जो है वो आपका रिड्यूस हुआ है। हमने भी काफ़ी सारे जो प्राइजेस की अगर बात करें उसमें भी रिडक्शन देखने को मिला है, मतलब देखो वैल्यू तो याद नहीं रहेगी और ये धीरे धीरे और भी रिड्यूस होगा। चाइना का जो डोमिनेंस है 43% ऑफ ग्लोबल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी, तो चाइना का जो डोमिनेंस है 43% ग्लोबल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी, तो वो काफ़ी अधिक है। और जैसे कोई कंपनी भारत की भी अगर मान लो, जैसे कई ग्रुप्स हैं, अडानी ग्रुप आप एग्जांपल ले लो, तो वो सोलर एनर्जी में काफ़ी आगे है। अब अगर उसके प्रति एक नेगेटिव परसेप्शन आप क्रिएट कर दोगे तो कहीं ना कहीं चाइना की कंपनीज को बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा अपने कंपटीशन को ख़त्म करने में। क्योंकि मान लो आई डोंट नो, चलो मैंने नया मंगा लिया है, ठीक है, आज भी शायद अगर इशू हो तो बताना, मैंने नया ऑर्डर किया हुआ है,
आई डोंट नो कि ये थोड़ा सा बीच में गैप आ जाता है इसमें, ये एक्सटेंशन में मुझे इशू लग रहा है। नया लगा के देखते हैं क्या स्थिति रहेगी। ठीक है, बीच में कहीं अगर कहीं भी कोई इशू आया हो, पॉज किया हो, तो मुझे ज़रूर से हाईलाइट कर देना, ठीक है। तो फिर उसके चाइना डोमिनेंस की बात अगर की गई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि भारतीय कंपनीज जो इस एरियाज़ में अच्छी हैं आगे बढ़ें तो हम ग्लोबल मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हैं। मार्केट शेयर अगर चाइना का तो बहुत अधिक है, जर्मनी इंडिया की 5 to 6% ही है। कुछ इमर्जिंग मार्केट है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन की बात करते हो अराउंड 2% है। तो हमें अपने जो वेफर, सेल्स, मॉड्यूल्स, मतलब ये सब एसोसिएटेड है सोलर पैनल्स और इन सब के डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में, तो ये डबल हुआ है। इससे काफ़ी सारी जॉब्स भी क्रिएट होंगी और सोलर पंप मार्केट भी तेज़ी से बढ़ा है, ये भी है। टेक्नोलॉजी और फाइनेंस ट्रांसफ़र ये भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, कि जैसे मान लो कि कोई सोलर एनर्जी यूज़ कर रहा तो वो उसको जो सर्टन फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, तभी लोग सोलर पैनल्स और ये सब लगवाएंगे। राजस्थान में आप देखो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मैपिंग का, एक देख लो मडी रिवर है, तो ये क्या है कि जनरली तो मडी रिवर यही कि बहुत ज़्यादा मिट्टी उट्टी सेडिमेंट्स हो तो उसे मडी रिवर बोलते हैं, लेकिन जो टर्म यहाँ पे मेंशन है कि जो पॉन्ड्स, ब्रूक्स, मतलब पॉन्ड्स और ये सब जो है वही मिल के एक प्रेजेंट है अलॉन्ग ब्रुक लाइन मैसाचुसेट्स, ठीक है, तो यूएस के अंदर। तो वो जो पूरा है ये जो सीरीज़ है उसको मडी रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा देख लेना, मतलब मैंने भी विकीपीडिया से इसको लिया है। चलो यहाँ पे देखो, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आप मिस नहीं करना है, और कंप्लीट क्रैश कोर्स है, इसमें कंप्लीट कवरेज सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स का होगा, एनसीईआरटी मैपिंग, और इसमें बहुत अच्छे नोट्स भी मैं आपको दूंगा, प्लस 2 इयर्स का करंट अफेयर्स है। भले आप प्रहार बैच और इन सब का हिस्सा हैं किसी भी बैच का, बट इसमें प्रीलिम्स बेस जो करंट अफेयर्स होगा उसका आपका डिस्कशन होगा। इवन जो टेस्ट सीरीज़ में कंटेंट है उसके वीडियोज़ भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये बहुत अल्टीमेट, मतलब कंप्लीट पैकेज है एक तरीके से सक्सेस बैच आपके प्रीलिम्स 2025 के लिए। तो इसका हिस्सा आपको ज़रूर से ज़रूर बनना है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है तो ये भी आपका चल रहा है, इसमें भी मैं आपको फ्री मटेरियल भी रहता प्लस टेस्ट भी रहता, तो आप देते रहो, अपना तैयारी देखो कैसा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑप्शनल आप हिस्सा बन सकते हो अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा इथिक्स, इंटीग्रिटी है, ऐसे राइटिंग है, प्रहार बैच है प्रीलिम्स और मेंस करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो सब अल्टीमेट कोर्सेस हैं, तो इनका आप हिस्सा बन सकते हैं। आकलन में मैं आपको थीम देता हूँ, आपकी कॉपीज़ चेक हो गई हैं, 2-3 कॉपीज़ बची हुई हैं। एंड प्लीज़ अगर आप अपने आंसर को अपलोड करते पेज नंबर ज़रूर से मेंशन करो। बड़ी दिक्कत होती है, आप लोग पेज नंबर नहीं मेंशन करते, इधर उधर अपलोड कर देते हो, पेज सीक्वेंस में नहीं होते, बड़ी दिक्कत होती है कॉपी चेक करने में, ठीक है। तो वो फिर चेक नहीं हो पाएगी, और यूपीएससी पेजेस में ही आपको सेंड करना है। तो इसमें आंसर राइटिंग के प्रोग्राम है, तो इसमें जो भी आप आंसर है उसको अपलोड करते रहना है, और साथ में 10 फुल लेंथ टेस्ट है, उसमें भी अच्छा परफॉर्म आप लोगों को करना है। काफ़ी लोग आंसर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और मैं मतलब अल्टीमेट है। एक स्टूडेंट सुषमा नाम से है, मतलब अल्टीमेट आंसर राइटिंग है, मतलब अगर वो मेहनत करे प्रीलिम्स और इन सब को लेके तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, मतलब जो आंसर राइटिंग स्किल है तो वो चीज़ें करें। मैं आपको ऐसा नहीं कि खोल के रुके बहुत नंबर आपको दे दूंगा, ऐसा नहीं कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओ, और ये ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ लिख रहे हो तो उसमें ज़बरदस्ती की गलतियाँ निकालो, ऐसा नहीं है। अगर आप 50% नंबर 40-50% के बीच में नंबर आ रहे हैं, उसी स्टाइल को आप कंटिन्यू रहो। तो 3 चीज़ें जो होती हैं वो बस आंसर में आपको वर्क करना है अपना, तो मैं वो हाईलाइट कर देता हूँ, आप उसमें काम कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट जो भी आप अपलोड करोगे उसमें मैं आपको कॉल करके भी बताऊंगा अगर स्पेसिफिक कुछ कमी है। कुछ कमी होती है जैसे आप बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देते हो, या 1-1, 2-2 वर्ड्स के पॉइंट्स लिखते हो, ऐसा अवॉइड हमें करना है। तो मैं आपको थीम देता हूँ, उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको लिखते हैं। और आप लोग को एक मौका ये भी रहेगा कि आपने अगर लिखा हुआ है तो जो नेक्स्ट सेट आएगा तो उसमें आप अपने आंसर्स जो हैं ऑलमोस्ट 7 to 8 आंसर्स जो हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक साथ अपलोड कर सकते हैं, तो उसका एक पीडीएफ बना के अपलोड करके उसका भी इवैल्यूएशन करा सकते हैं, बट क्वेश्चन जो है आपको मेंशन करने हैं। तो बहुत अल्टीमेट है, इस कोर्स का हिस्सा अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये सारे कोर्सेस हैं सौरभ पांडे सीएसई ऐप आप लोग डाउनलोड करें, और टेलीग्राम चैनल पे जो है ना, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी ये अलग से पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल है, और वेबसाइट भी अलग से, वहाँ से भी हिस्सा बन सकते हैं। क्वेश्चन देख लो, जुडिशियल एथिक्स शुड बी द बेसिस फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इसको आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो सौरभ पांडे सीएसई ऐप में जाके अपने आंसर का इवैल्यूएशन आप करा सकते हैं, अपने आंसर को अपलोड करें। तो मतलब आपको बस क्वेश्चन आएगा, अपलोड करना है, या आपने जो लिखा है उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।